नमस्कार। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन सवाल ये है कि हत्यारे नाथूराम गोडसे ने अपने बचाव में क्या कहा। उसने अपने इस कदम को सही ठहराने के लिए क्या दलीलें दी। आज हम सीधे उसी के अदालत में दिए गए बयान को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ये पूरा विश्लेषण है वो गोडसे के अपने शब्दों पर ही आधारित है। ये शब्द उसके कोर्ट स्टेटमेंट से लिए गए हैं जो बाद में मे इट प्लीज योर ऑनर नाम की किताब के तौर पर छपे। यहाँ हमारा मकसद किसी तरह की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि सीधे सीधे ये समझना है कि गोडसे ने अपने पक्ष में क्या तर्क रखे थे। तो चलिए थोड़ा सा उस दिन में वापस चलते हैं। तारीख है 8 नवंबर 1948। जगह है लाल किले में लगी स्पेशल कोर्ट। और नाथूराम गोडसे अपना बयान देने के लिए खड़ा होता है और उसकी शुरुआत होती है इन शब्दों से, मे इट प्लीज योर ऑनर। अच्छा, तो गोडसे की सोच को समझने के लिए हम उसके बयान को कुछ हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले अदालत का माहौल कैसा था, फिर उसने साजिश के आरोप से इनकार क्यों किया, इसके बाद गांधी के खिलाफ उसकी क्या दलीलें थीं और वो कौन सी वजह थी जो उसे हत्या तक ले गईं। हम उसके इस दावे को भी देखेंगे कि ये उसका अकेले का फैसला था, और आखिर में उसके पूरे तर्क का सार समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कोर्टरूम के सीन की। सोचिए, कमरा लोगों से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन माहौल में एक अजीब सी शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस, और सबकी निगाहें सिर्फ एक शख्स पर टिकी हैं, कटघरे में खड़ा नाथूराम गोडसे, जो अपना पक्ष रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आते हैं गोडसे के बचाव के सबसे अहम हिस्से पर, यानी साजिश से इनकार। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन यही उसके पूरे बयान की नींव है। उसने कहा, हाँ, मैंने गोली चलाई, लेकिन इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या कोई और था। तो देखिए, गोडसे ने कुछ बातें बिना किसी लाग लपेट के मान ली, जैसे कि हाँ, पिस्तौल उसी के पास थी, और हाँ, गांधी जी पर गोलियां उसी ने चलाईं। उसने इसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली। लेकिन दूसरी तरफ उसने उतनी ही मजबूती से किसी भी साजिश का खंडन किया। उसने साफ कहा कि 20 जनवरी वाले धमाके से उसका कोई लेना देना नहीं था, और न ही किसी ने उसे उकसाया या उसकी मदद की। उसके लिए ये साबित करना बहुत जरूरी था कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उसका था, किसी और का नहीं। तो जब उसने हत्या की बात मान ली, तो फिर उसका मकसद क्या था? गोडसे ने कोर्ट को एक तरह से अपने मंच की तरह इस्तेमाल किया। उसने अपने इस काम को सही ठहराने के लिए गांधी जी के खिलाफ एक पूरा वैचारिक केस ही बना डाला। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, बल्कि गांधी की पूरी पॉलिटिक्स पर एक इल्जाम था। गोडसे की सबसे बड़ी दलील, उसकी पूरी सोच का जो केंद्र था, वो थी गांधी जी की अहिंसा की विचारधारा। उसका मानना था, जैसा कि उसने अपने बयान में कहा, कि गांधी जी की अहिंसा की सीख हिंदू समुदाय को कमजोर कर देगी। उसके शब्दों में, गांधी जी की नीतियां मुस्लिम तुष्टीकरण वाली थीं, जो हिंदुओं को राजनीतिक रूप से पंगु बना रही थीं और देश के लिए बहुत खतरनाक। अब अपनी इस बात को साबित करने के लिए गोडसे ने क्या किया? उसने गांधी जी के नेतृत्व में लिए गए फैसलों की एक पूरी लिस्ट पेश की और उन्हें ऐतिहासिक भूलें या ब्लंडर्स का नाम दिया। तो ये थी गोडसे की शिकायतों की लिस्ट, एक तरह की चार्जशीट। उसने कहा कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने राजनीति में धर्म को घुसा दिया। फिर मोपला विद्रोह, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई, उस पर गांधी जी की चुप्पी पर सवाल उठाए। सिंध को बंबई से अलग करने पर सहमति, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कम्युनल अवार्ड को मानना और भाषा के मुद्दे पर हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना। गोडसे ने इन सब को एक ही चश्मे से देखा कि ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी, और उसके मुताबिक इसी नीति का सबसे भयानक नतीजा था देश का बंटवारा। और देखिए, गोडसे के लिए बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक फैसला या जमीन का एक टुकड़ा कट जाना नहीं था। उसकी नज़र में ये उसकी मातृभूमि और पुण्य भूमि का बंटवारा था, एक ऐसा जख्म जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गोडसे ने अपने बयान में नेताओं के राजनीतिक फैसलों और बंटवारे के बाद हुई भयानक त्रासदी के बीच एक सीधी लाइन खींची। मतलब, उसके लिए ये जो लाखों लोग बेघर हुए, जो हिंसा हुई, ये सिर्फ अखबार की खबरें नहीं थीं। उसकी नज़र में ये गांधी जी की नीतियों की नाकामी का जीता जागता भयानक सबूत था। और उसने कोर्ट में ये भी कहा कि बंटवारे के इस खौफनाक मंजर को उसने अपनी आंखों से देखा था। ये अनुभव उसके लिए एक तरह का रेडिकलाइजिंग एक्सपीरियंस था। मतलब, इसी ने उसके विचारों को और भी पक्का कर दिया, उन्हें एक अंतिम रूप दिया।
और ये रहे गोडसे के अपने शब्द जो बंटवारे की हिंसा को सीधे सीधे उसके मोटिवेशन से जोड़ते हैं। उसने कहा कि जब उसने देखा कि इतने भयानक नतीजों के बावजूद गांधी जी वही तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए हैं, तो उसका खून खौल उठा और वो उन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मतलब उसने कोर्ट में यही तर्क दिया कि इस तबाही की जड़ गांधी जी की नीतियां थीं और उन्हें रोकना उसका कर्तव्य बन गया था। ठीक है, तो सालों की शिकायतें तो थीं, लेकिन वो आखिरी चीज क्या थी? वो कौन सी घटना थी जिसे गोडसे ने द फाइनल स्ट्रॉ कहा, जिसने उसे गांधी की हत्या का फैसला लेने पर उसके मुताबिक मजबूर कर दिया? गोडसे के मुताबिक वो आखिरी ट्रिगर था जनवरी 1948 में गांधी जी का आमरण अनशन। अब दुनिया के लिए ये अनशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था, लेकिन गोडसे ने इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उसकी नज़र में ये भारत सरकार पर दबाव बनाने की एक चाल थी ताकि सरकार पाकिस्तान को एक तय रकम और वो रकम थी 55 करोड़ रुपए। गोडसे ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि गांधी जी के अनशन का असली मकसद यही 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलवाना था, और उसके अपने शब्दों में इसी बात ने उसे एक्शन लेने के लिए उकसाया। तो चलिए आखिरी कुछ हफ्तों की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 13 जनवरी को गांधी जी ने अपना अनशन शुरू किया। फिर 20 जनवरी को बिरला हाउस में एक धमाका हुआ जिसमें शामिल होने से गोडसे ने साफ इनकार किया। इसके ठीक 9 दिन बाद 29 जनवरी को गोडसे ने दिल्ली में एक शरणार्थी से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल खरीदी और फिर अगले ही दिन 30 जनवरी को उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। अब आते हैं उस मास्टरमाइंड थ्योरी पर। गोडसे के बयान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था उसका ये दावा कि इस हत्या का प्लान और उसे अंजाम देना सब कुछ सिर्फ उसी का था। उसने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि वो किसी बड़े नेता के हाथों की कठपुतली था या किसी के कहने पर काम कर रहा था। तो फिर सवाल उठता है कि इस हत्या के लिए असल में कौन जिम्मेदार था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का तो पूरा केस ही इस बात पर टिका था कि ये एक बड़ी साजिश थी। और सच कहे तो ये सवाल आज भी इतिहास की एक बड़ी बहस है कि क्या गोडसे सच में अकेला था। और इस साजिश की थ्योरी में जो सबसे बड़ा नाम था वो था वीर सावरकर का। लेकिन गोडसे ने क्या कहा? उसने कोर्ट में साफ साफ कहा, मैं फिर से इस बात पर जोर देता हूं कि ये सच नहीं है कि वीर सावरकर को मेरी उन गतिविधियों की कोई जानकारी थी जिनके चलते मैंने आखिर में गांधी जी पर गोलियां चलाईं। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सोचना भी उसकी बुद्धि का अपमान है और ये फैसला पूरी तरह से उसका अपना था। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि गोडसे ने अपने इस पूरे बयान का सार कैसे पेश किया। उसने खुद को इतिहास की किताबों में किस तरह से देखे जाने की कोशिश की? क्या सिर्फ एक हत्यारे के तौर पर या फिर कुछ और? गोडसे ने खुद को एक कट्टरपंथी या जुनूनी के तौर पर नहीं, बल्कि एक देशभक्त और इतिहास के छात्र के रूप में पेश किया। उसका तर्क था कि सालों तक संवैधानिक तरीके से विरोध करने के बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने इस काम को गांधी की विचारधारा के खिलाफ चले आ रहे 32 साल के राजनीतिक संघर्ष का एक दुखद लेकिन जरूरी नतीजा बताया। उसकी नज़र में ये एक राजनीतिक हत्या थी, किसी पागलपन में किया गया काम नहीं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब 20वीं सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक के हत्यारे का तर्क हम उसी के शब्दों में सुनते हैं, तो इतिहास की हमारी समझ कितनी पेचीदा हो जाती है। ये आसान ब्लैक एंड व्हाइट कहानियों को खत्म कर देता है और हमें एक ज्यादा जटिल और अक्सर परेशान करने वाली सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।